हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज मैं फिर आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ तो बोर्ड में आए हुए हैं या आपके बोर्ड में 2023 के जो बोर्ड आपका 2023 का होने वाला है उसमें उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो बहुत ही ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड कह सकते हैं, या कुछ मतलब हट के क्वेश्चन है जो रिपीटेड तो नहीं हुए हैं बहुत, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये सिखा के जाएंगे और इसका आंसर आपको पता रहता है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हो कि किस तरह का क्वेश्चन है या इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, तो मैं उसको इसमें 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर थोड़ा सा वीडियो छोटा हुआ या ड्यूरेशन बढ़ाना हुआ तो मैं इसमें और 3 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है आवर एनवायरनमेंट का। ठीक है, एक मैं बायो से ले रहा हूँ, एक फिजिक्स से लिया हूँ और एक केमिस्ट्री से लिया हूँ। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आवर एनवायरनमेंट से कि इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ये हमारा फूड चेन एक दिया पड़ा है। ये अभी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है इफ 1000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द हॉक, अगर हॉक के पास 1000 जूल एनर्जी है तो कितनी एनर्जी बचेगी फ्रॉग के पास। ठीक है, या कितनी एनर्जी होगी फ्रॉग के पास। अगर हॉक के पास कितना एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है, तो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द फ्रॉग। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसको करने के पहले, अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ हॉक का दिया है तो यहीं से 10% लॉ इसी में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो हमको इसी में 10% लॉ नहीं लगाना, हमें पहले एक प्रॉपर फूड चेन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम 10% लॉ का उसमें यूज करेंगे। ठीक, और इसमें भी 10% लॉ हम रिवर्स ऑर्डर में इसमें लगाएंगे। हम पढ़े फॉरवर्ड ऑर्डर में, लेकिन यहाँ जो लगेगा वो रिवर्स ऑर्डर में लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फूड चेन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले ग्रास। ग्रास को कौन खाया, तो आप बोलोगे सर इंसेक्ट खाया। ठीक है, इंसेक्ट को कौन खाया, तो इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। ठीक, फ्रॉग को कौन खाया, तो स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाया, तो हॉक खाएगा। एक मिनट में देख लो ये विजुअल हो रहा है कि नहीं आपको, विजुअल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फूड चेन प्रॉपर बन गया कि घास को कौन खाया, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को कौन खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक ने खाया, और स्नेक को हॉक ने खाया। हमें एनर्जी किसकी दी है, इसकी दी है। कितने दिया है, 1000 जूल। ठीक है, हमें एनर्जी हॉक के दी है, कितनी दी है, 1000 जूल। ठीक, और हमसे पूछ किसका रहा है, फ्रॉग का पूछ रहा है। ठीक, हमें एनर्जी दी है हॉक की और हमसे पूछ रहा है किसका, फ्रॉग का। तो कैसे करेंगे, आया ना मजेदार, लास्ट वाला दे दिया और उसके पीछे पूछ रहा है। हमेशा क्या देता है, पीछे वाला दे देता है और आगे वाला पूछता है, तो निकाल लेते हैं 10% लॉ डिक्रीज करते करते। लेकिन यहाँ क्या दिया, पीछे पूछ रहा है, पीछे। तो हमारे जो टेंसले थे, कौन थे हमारे, टेंसले ने दिया था क्या, 10% लॉ। उन्होंने कहा था जैसे हम टॉपिक लेवल में आगे बढ़ेंगे हमारी एनर्जी अगले लेवल में केवल 10% क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम जैसे जैसे टॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ेंगे हमारी एनर्जी अगले वाले में केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। ये हमारे किसका, टेंसले का लॉ था, 10% लॉ। ठीक, वही हमने यहाँ लगाते हैं। तब देखिए ग्रास हुआ, इंसेक्ट हुआ, फ्रॉग हुआ, स्नेक, हॉक का दिया है। तो अब हॉक के पास अगर 1000 जूल गया होगा, इसका मतलब किसका गया होगा, स्नेक के पास जितनी होगी उसका 10% गया होगा। यही ना हुआ, अगर हॉक के पास 1000 जूल है तो स्नेक के पास जितनी होगी उसी का तो 10% इनके पास गया होगा, और स्नेक के पास जितनी एनर्जी होगी वो फ्रॉग के पास जितनी एनर्जी होगी उसी का 10% गया होगा। पॉइंट समझ रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि इसके पास, अगर ये 1000 जूल कभी मैं हटा देता हूं, अगर इसके पास 1000 जूल था तो स्नेक के पास कितना जाता है, इसका 10%, मतलब इसके पास जाता है 100 जूल, और हॉक के पास इसका कितना जाता है, 10%, तो इसका जाता है 10 जूल। ठीक, तो हमें ये चीज़ दे दिया है और हमसे पूछ रहा है रिवर्स ऑर्डर में कि फ्रॉग का कितना होगा। ट्रिकी है कि नहीं, मतलब हमको ये दे दिया और हमको पूछ रहे रिवर्स ऑर्डर में फ्रॉग का कितना होगा। तो हम यहाँ पे 10% घटाएंगे नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे लेवल में, टॉपिक लेवल में हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो हमारा जो 10% लॉ था वो तो टॉपिक लेवल में आगे था, लेकिन हमको एंड का दे दिया और हमें पीछे की तरफ पूछ रहा है। हम क्या करें, 10% इंक्रीज करते हुए जाएंगे बस। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है कि 10% क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। मतलब अगर इसके पास 1000 जूल गया है तो इसने के पास कितना होगा, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, जो इसके पास 10% मतलब 1000 हुआ है
तो इसके पास हम क्या करेंगे, 10,000 जूल होगा, तभी तो 10,000 जूल होगा, तभी इसका 10% हम लोग निकालेंगे। आप देख सकते हो 10,000 का 10% कितना होगा, ये देखिए यहाँ से कट गया, 1,000 जूल हुआ कि नहीं, वही इसके पास ट्रांसफर हुआ। पॉइंट समझ में आया? ठीक। और हमसे पूछा किसका है, फ्रॉग का पूछा है, हमसे किसका पूछा है, फ्रॉग का पूछा है, 10% लो। हमसे फ्रॉग का पूछा है, तो अगर स्नेक के पास 10,000 जूल है तो फ्रॉग के पास क्या होगा 10%, मतलब इसके पास इससे ही 10% इसके पास गया है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसके पास होगा 1 लाख जूल, 1 लाख जूल, ठीक है। 1,000 जूल इसके पास था तो इसके पास 10,000 जूल हो गया, 10,000 जूल इसके पास था तो फ्रॉग के पास 1 लाख जूल हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी फ्रॉग के पास, तो वो होगी 1 लाख जूल, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमसे हमेशा पूछता है ऐसे कि फ्रॉग का दे देगा 1 लाख जूल और पूछेगा आपसे कि हॉक का कितना होगा, तो हम फ्रॉग का स्नेक से 10% निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी लो फिर से कि 1 लाख का 10% कितना होगा, तो 1 लाख हो गया ना, ठीक। इसका 10% 10/100, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, कितना बचा 10,000 बचा, जो किसके पास पहुंचा, स्नेक के पास। अब इसका 10% किसके पास पहुंचा, हॉक के पास, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा कि फ्रॉग के पास कितना पहुंचेगा 1 लाख जूल। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने निकाला, टेंसले के ही 10% लॉ के अकॉर्डिंग निकाला, ठीक है। जो यहाँ से 10% जा रहा था और यहाँ से 10% जा रहा था। अगर मान लीजिए आपसे इंसेक्ट्स का पूछता है तो इसका 10% और निकालते, तो इंसेक्ट का भी निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा 10 लाख जूल हो जाएगा, वो 4, 5, 6। और ग्रास का पूछेगा तो 7 0 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी ग्रास की एनर्जी, ये होगी इंसेक्ट की एनर्जी। और ये क्या हो रहा है 10% घटता जा रहा है, ये 10% इधर, ये 10% इधर। तो हमारा जो टेंसले का था वो ऐसे दिया गया था, टॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हुए, मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल से 4 तक जाते रहेंगे तो 10% की एनर्जी हमारी केवल ट्रांसफर होगी। लेकिन हमको यहाँ हॉक का दे दिया सबसे 4 टॉपिक लेवल का, पूछ रहा है हमसे, ये मान लो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ तक कर दिया है। तो मान लो हमें 3rd टॉपिक लेवल का, 2nd टॉपिक लेवल का पूछ रहा है, तो वो हमारी चीज़ उल्टे ऑर्डर में जब आएंगे तो हमारी ये एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जाने पहले ये वाला मैं कर देता हूँ, नेमिंग वाला छोटा सा है। अब देखिए नेमिंग का 2 क्वेश्चन है, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले कभी भी नेमिंग आपको मिलेगी आईपीएससी नेमिंग की, तो सबसे पहला काम आपका होगा फंक्शनल ग्रुप ढूंढने का, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में देखो फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख जाना चाहिए, ये COOH, क्या दिखना चाहिए COOH, जो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका सफिक्स हम ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया। और दूसरा कौन सा था, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम करेंगे नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो अब देखो पहला रूल हो गया फंक्शनल ग्रुप पहचानने का, पहचान लिया हमने। दूसरा हम लेते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे बड़ा लेंगे, ठीक है। तो देखो दो तरह से हम गिन सकते हैं, और जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो भी काउंट होगा, आप उसको छोड़ना नहीं। COOH में जो कार्बन है उसको भी काउंट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया, तब भी हमारे ये छूट जाएगा, ठीक। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, तब भी हमारे ये छूट जाएगा। हमको बस ये देखना कि जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे तो उसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, ऐसा हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, ठीक। और काउंट किधर से करते हैं, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़ता है। 3 रूल मैंने बताया, पहला कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ढूंढो, ठीक। दूसरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लो, और ऐसे लो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहे, या जो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड है वो भी इन्वॉल्व रहे, ठीक। और तीसरा क्या करना है कि जो काउंटिंग करेंगे हम कार्बन की वो उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पास में पड़ता हो, ठीक। यही 3 रूल बेसिक था। तो देख लेते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो ये देखिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक। कितने कार्बन हो गए, 6।
तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट पढ़े हैं, तो कितना हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट, गलत बोल दिया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 है ना, हेक्स हो जाएगा। ठीक, हेप्ट तो 7 के लिए होता है, तो हेक्स हो गया। तो उसके पहले, हेक्स के पहले हमें क्या दिख रहा है कि एक ये चीज क्या हो रही है, छूट रही है, एक ये चीज छूट रही है। अब देखो मैंने जब एक लेक्चर मैंने जो लिया था कार्बन कंपाउंड आईपीएससी नेमिंग का, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है हमारे, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि अगर CH4 हमारा मीथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है तो वो मिथाइल बन जाता है। ऐसे C2H6 हमारा इथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है तो इथाइल बन जाता है। और मिथाइल इथाइल हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिथाइल को पहले रखेंगे। ठीक, प्रीफिक्स में यूज करना मतलब पहले यूज करना है। तो कितने नंबर पे मिथाइल है, नंबर दिखाना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट केवल मिथाइल नहीं लिख सकते, जिस नंबर पे जो चीज है उसकी प्लेस दिखाना जरूरी है। जैसे आप हाउस नंबर बता दो ना कि 232 डिवाइडेड बाई 61 फलाना कॉलोनी फलाना रोड, ऐसे करके। बहुत बहुत माफ़ी बच्चों, बिजली देवी थोड़ी देर के लिए विश्राम पे चली गई थी, बहुत ज़्यादा वर्क वो भी कर लेती, थक जाती हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई। बस गलती यही की कि हमारे वीडियो के लेक्चर में चली गई, बुरा लगा, कोई बात नहीं। उस इंटरप्शन के लिए आई एम रियली सॉरी टू यू। ओके, तो आते हैं हम अपने नेमिंग पे। ठीक, हमने क्या कहा कि CH3 CH3, हाँ ये सब चीज़ें चल रहा था, 3 रूल मैंने बता दिया था, उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक, उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। तो हमने फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लिया था, ये आ गया था। अब ये क्या है, मिथाइल है, कौन से पोजीशन पे, 5वें नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 5 मिथाइल। ये हमने इसका घर बता दिया कि कहाँ पे ये है। अब हमारे कितने, अब देखो दूसरे हमारे कौन है, पहले कार्बन देख लेते। दूसरा हमारा वर्ड रूट वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वही वाला काम कर ले। प्रीफिक्स लगा दिया, वर्ड रूट आ रहा है, तो वर्ड रूट में क्या, वही नाम आता है। 6 कार्बन है तो क्या आ रहा था, हेक्स आ रहा था, तो ये हमारा हो जाए हेक्स। अब बच्चे एकदम तेजी में एन लगा देते हैं, नहीं एन नहीं लगाना है, हर जगह एन थोड़ी ना है। यहां देखो इन दोनों के बीच में क्या है, आइन है, क्या है, आइन है, तो उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी ना। तो हेक्स कितने नंबर पे है, ये आइन 2nd नंबर कार्बन है, हेक्स 2 आइन। ठीक, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक, तो हेक्स 2 आइन ओइक एसिड, ये इसका नाम होगा। थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल गए, फंक्शनल ग्रुप भी मिल गया, मिथाइल भी मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड भी मिल गया, कार्बन चेन कैसे काउंट करना वो भी मिल गया, सारा कुछ प्रीफिक्स सफिक्स सब मिल गया। ठीक है, तो पहले मैंने इसको लिखा, फिर हेक्स वर्ड रूट लिखा, फिर इसमें जो बॉन्ड लगा था किस पे आ रहा था, दूसरे नंबर पे, तो 2 आइन लिखा, और फिर मैंने इसमें ओइक एसिड जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन ओइक एसिड। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। तो पहला काम क्या था हमारा, फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करना। तो पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, तो ये हमारे कौन है, CHO किस चिड़िया का नाम है, एल्डिहाइड ग्रुप। किस चिड़िया का नाम है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, इसके लिए हम क्या लगाते हैं सफिक्स में, अल, बस क्लियर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और भी यहाँ पे भी हमारा एक डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लो, तो काउंट करते हैं, क्या दिक्कत है, ये वाला कर लिया, तो ये किस खेत की मूली है, आओ, ये 1 2 3 4 5। ओके, देयर इज नो मिथाइल इन दिस क्वेश्चन, सो फॉर 5 कार्बन वी गेव नेम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ओके, तो पेंट हो जाएगा, पेंट के बाद से, हाँ अब देखिए पेंट, अब फिर हम वही बच्चे क्या गलती करते हैं कि सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो भाई एन लगा दो, एन अभी नहीं लगाना, क्योंकि बीच में एक चचा आ गए हैं डिस्टर्ब करने के लिए, कौन, डबल बॉन्ड वाले, तो उनकी भी पोजीशन बतानी पड़ेगी ना, किस घर से हैं कहाँ से हैं, तो वरना बताओ, तो ये हो जाएगा पेंट। ठीक, तीसरे नंबर पे है तो 2 इन, अब कौन सा है इसमें पहले नंबर पे है तो अल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 इन अल, मतलब पेंट, यहां लिख देता हूं,
पेंट टू इन अल ये नाम लिख सकते हो, या टू पेंटेनल ये नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा कम विजिबल है, मैं बोल भी दे रहा हूँ कि पेंट टू इन प्लस अल मिला के क्या हो जाएगा, पेंट टू इन अल ये लिख सकते हो, या टू पेंटेनल ये भी लिख सकते हो। ये ई, इसमें देखो ये ई और ए, मैंने रूल में बताया था कि ई और ए दो वोवेल एक साथ नहीं आते हैं, तो एक क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां से ई उड़ जाता है, वही यहाँ पे अल लग जाता है। ठीक है, ठीक, ये आपका हो गया केमिस्ट्री का नेमिंग वाला। होपफुली अब नेमिंग में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो। अब आते हैं ये, इसमें दिया था, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीजन हमें बताना था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक्स नियर द एंड्स ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड। जब भी स्ट्रेट सोलेनोइड हम लेते हैं तो उसमें एंड पे ही कन्वर्जेंस और एंड पे ही डाइवर्जेंस क्यों होता है, उसका रीजन हमें बताना है। ठीक है, मतलब मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि हम जब ऐसे बनाते हैं, ठीक, ये नॉर्थ ये साउथ, तो हम ये बनाते हैं, ये तो करते हैं, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है, और अंदर साउथ से जाता है नॉर्थ तक जाता है, ऐसे करके बना देते हैं। तो इनके कहने का भाई साहब का मतलब है कि हमेशा ये एंड पे ही निकलता ही क्यों है, और कन्वर्ज मतलब आता ही क्यों, मतलब इधर से देखो तो एंड पे ही आ रहा है, और इधर से देखो तो एंड से ही डाइवर्ज हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो एंड पे ही क्यों होता है करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड में, तो उसका रीजन अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही पढ़े होंगे शुरू में एकदम, अगर मेरा मैराथन देखे होंगे उसमें मैंने शुरू में बताया कि पोल पे, मतलब ये जो इनके पोल हैं, इस पोल पे इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। तो इनके स्ट्रेंथ मैक्सिमम होने की वजह से ये एंड पे ही कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोल पे इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने मैराथन कराया उसमें मैंने क्लियरली शुरू के ही 5-7 मिनट में मैंने ये चीज़ बताई है कि मैक्सिमम उस पोल पे होती है, इसलिए हम कभी छोड़ते भी हैं किसी मैग्नेट को चिपकाने की भी कोशिश नहीं, ऐसे छोड़ते, दो मैग्नेट को ड्रॉप करते हैं तो एंड में जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, बीच में नहीं आते, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, जितना इनकी क्लोजनेस होता है, मैंने उसमें ये भी बताया कि जितने वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इतने क्लोज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा वहाँ होती है, जितने वो दूर रहेंगे उनकी स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। इसलिए यहाँ देखो दूर है, यहाँ स्ट्रेंथ कम है, लेकिन यहाँ इनकी क्लोजनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत पास में है ये, इसलिए यहाँ स्ट्रेंथ इनकी क्या है, ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा की वजह से ये हमेशा एंड पे ही डाइवर्ज या कन्वर्ज करते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक, क्योंकि पोल पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। दूसरा क्या रहा है कि द करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां सिंपल सा मैंने एक पॉइंट लिखवाया था सोलेनोइड में कि सोलेनोइड बिहेव एज अ क्या, ये तो बच्चों को पता होगा, बिहेव्स एज, सोलेनोइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट। ठीक है, सोलेनोइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और मैंने शुरू में ही बार मैग्नेट के बारे में बताया था कि बार मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली ऐसे छोड़ दूंगा तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में अपने नॉर्थ और साउथ पोल को क्या करेगा, उधर अलाइन कर लेगा। ठीक है, ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं उसको फ्रीली छोड़ दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा फ्रीली, तो क्या करेगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में क्या होगा, टेंस कर लेगा अपने नॉर्थ और साउथ को। ठीक, तो सेम अगर मैं कह रहा हूँ कि अब बार मैग्नेट ऐसा करता है, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट है, तो भाई अगर वो भी बार मैग्नेट है तो ये भी तो करेगा कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के, जब फ्रीली उसको छोड़ेंगे रेस्ट में तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ वो क्या करेगा, सस्पेंड कर, मतलब टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का रीजन क्या हो जाएगा कि सोलेनोइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, सोलेनोइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, और इसका पोल स्पेस मैक्सिमम होती है। होपफुली ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली यही वर्ड लिख के आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक से आप बहुत अच्छे से कर लोगे। नेमिंग तो आपका पूछेगा, इस 10% लॉ से क्वेश्चन पूछेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से पूछेगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में 3 बता दिया। फिर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना समय हुआ। चलिए 20 मिनट्स का हो गया, तो मैं अभी इस पर पॉज कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो ऐसे टॉप
जो इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से बना के ला रहा हूँ, ये क्वेश्चन या तो सीबीएसई में आए हुए पड़े या आपके एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके से अगर डायरेक्ट आ गया तो भाई सुभान अल्लाह, नहीं आया तो कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टॉप 3 ऐसे फिर से कराऊंगा, ठीक। और हाँ, मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे एक मैराथन डालने वाला हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।